गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएससी सब्जेक्ट में हिस्ट्री की जो बुक चल रही है उसमें आज हम अपना 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। बच्चों, हमने अभी सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, उसने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई और अपने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने किस प्रकार से पूरे भारत के भूभाग पर अपना दबदबा बनाया, भारत को अपने अधीन बनाया और अपना शासन जमा लिया उस पर और साम्राज्य स्थापित कर लिया। आप सभी को पता है कि हमारी जो पहली लड़ाई प्लासी की जो हुई थी, तो प्लासी की इस लड़ाई के अंदर इंग्लैंडों ने जो जीत हासिल की थी, तो यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण जीत हुई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भारत पर अपना शासन जमाना प्रारंभ किया। बंगाल प्रांत में अपनी दीवानी नियुक्त कर दी गई और भारत के जितने भी भूभाग थे उन पर, उनके राजस्व संसाधनों पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो लेसन है, इसके अंदर जो सबसे पहले दृश्य दिखाया गया है, ये दृश्य है 1765 का। 1765 में हमारी प्लासी के युद्ध खत्म हुआ था, जिसमें भारत को करारी हार मिली थी, अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी। उसमें रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी को ग्रहण करते हुए यहाँ दिखाया गया है। एक भव्य दृश्य दिख रहा है, जबकि वास्तविकता में ये दृश्य ऐसा नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने अपने जानकार चित्रकार को इसके जीवन की यादगार घटनाओं का चित्रण करने का काम सौंपा था। और ये घटना जो घटित हुई थी, एक छोटे से तंबू में घटित हुई थी, लेकिन इसको उन्होंने एक यादगार घटना के रूप में एक भव्य समारोह दिखाया है यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं इस लेसन के अंदर जो दिया है। सबसे पहले कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नियुक्त किया दीवान। अब इस बात की पूरी संभावना है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तान की मौजूदगी में, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी थी, और आप देख रहे थे अभी मैंने चित्र दिखाया था उसमें कि किस तरीके से उसको यादगार घटनाओं का चित्रण के रूप में दर्शाया गया। बंगाल की दीवानी जैसे ही अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई, तो वह उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना बन गई। और उन्होंने क्या किया, भारत की जो भूभाग थे कंपनी के नियंत्रण में जो आते थे, उनके आर्थिक मामलों की वह मुख्य शासक बन गई। उन्होंने अपनी ज़मीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए रास्ते ढूंढने प्रारंभ कर दिए थे। अब उनको ये ढूंढना था कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जो खर्चे थे, सेना को संभालना है, व्यापारिक खर्चे हैं, चीज़ों को खरीदना है, तो उनको इन बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी जो इनकम थी उसको बढ़ाने के प्रयास करने थे। व्यापारिक कंपनी के नाते उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें खरीदती बेचती वह रहे। और उनको ये समझ में आने लग गया था कि अगर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ना है, उन लोगों को जो कि एक बड़ी ताकत के रूप में हो सकते हैं, जिन्होंने पहले गाँव में अपना शासन चलाया है, अभी भी उनके पास काफ़ी ताकतें और सामान है, इसलिए उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनको किस तरह से अपने दबाव में, अपने नियंत्रण में लेकर आना है, ये बात वो सोचने लगे थे। ये काम कैसे हो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो शासक थे, जिनके पास आज भी बहुत सामान है, ताकतें हैं, उनको कैसे अपने अधीन बनाया जाए, कैसे उसको अपना उपनिवेश बनाया जाए, आय के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को के अधिकारों को किस तरह से तय किया जाए, कैसे वो जो खेती करते हैं वो अंग्रेज़ चाहते थे कि अपने मनमाफिक उनसे फसलें उगवाई जाए। ये लेसन जो पूरा है इस अध्याय में इसी चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ग्रामीण जो क्षेत्र थे भारत के, उस पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन किस तरीके से जमाया। चलिए अगला टॉपिक जो है अपने लेसन का, कंपनी की आमदनी के बारे में है। जब कंपनी बंगाल में दीवान बन गई, तो वह अभी अपने आप को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लागान तो देना चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से वह हिचकिचा रही थी। उनकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल किया जाए और कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र खरीदे जाए। और यही कारण था कि 5 साल के भीतर उन्होंने बंगाल में जो ये चीज़ें फेमस थी, बंगाल में बनती थी, बंगाल की मलमल जो थी, रेशमी कपड़ा था, तो इन्होंने कंपनी द्वारा खरीदा जाने वाली चीज़ों का मूल्य जो था वो दुगना कर दिया था। और 1865 में कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले खरीदती थी। अब बंगाल में होने वाला
पैसे से ही वह निर्यात करके चीज़ें खरीदने लगी थी। जल्दी ही ये पता लग गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था भी गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर जो थे उनका हाल बहुत बेहाल होता जा रहा था। लोग गांव छोड़ कर जा रहे थे उनको, क्योंकि अपनी चीज़ें थी बहुत कीमत कम पर कंपनी को बेचनी पड़ रही थी, वो भी ज़बरदस्ती। किसान जो थे वो अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन पूरी तरह से गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर ग्रामीण इलाकों में किसान और कारीगर अपनी चीज़ें जहाँ हाट में बेचने आते थे उसका दृश्य है नियमित बाजार के रूप में। आर्थिक संकट का बुरा असर इन बाज़ारों पर उस टाइम पड़ा था। 1770 के अंदर बंगाल में एक भीषण अकाल भी पड़ा जिसमें करोड़ों लोगों की तो मौत हो गई और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी थी वो बंगाल की समाप्ति हो गई थी। अब पढ़ रहे हैं खेती में सुधार करने की ज़रूरत, क्योंकि जब कंपनी अपने राजस्व को बढ़ाना चाह रही थी तो उन्हें ये चीज़ समझ में आने लगी थी कि हम अर्थव्यवस्था का जो इतना बड़ा संकट है इसमें हम अपनी आय को स्थिर नहीं रख सकते हैं। इसलिए कंपनी के अफसरों को लगने लगा कि हमें ज़मीन में निवेश करना होगा और जो यहाँ की खेती है इसमें आवश्यक सुधार लाने होंगे। ठीक है, अब ये काम किस तरह से करना है इसकी चर्चाएं 2 दशकों में यानी 20 साल तक कंटिन्यूस चली और आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त जब लागू किया गया तब हमारे भारत के गवर्नर थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, इन्होंने इस प्रथा को चालू किया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इनका काम था कि वे किसानों से लगान वसूल करें और कंपनी के राजस्व को चुकाने का जिम्मा इनके ऊपर डाल दिया गया था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि थी उसको स्थायी रूप से तय कर दिया था। इसका मतलब था कि भविष्य में कभी भी इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन के सुधार के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। उनको लगने लगा कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से उनको फायदे होने लगेंगे। ऐसी सोच अंग्रेजों की थी। अब समस्या क्या है? समस्या ये कि जब स्थायी बंदोबस्त ने एक समस्या पैदा की, कंपनी के अफसरों ने पाया कि जो हमने स्थायी बंदोबस्त जिसके अंदर हमने लगान की तय रकम की है, अब जमींदार ज़मीन के सुधार पर पैसा खर्च कर ही नहीं रहे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी को बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के अंदर पहले दशक में हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ रही थी और धीरे धीरे खेती का भी विस्तार होने लगा था। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था जिसमें उनके राजस्व में तो वो वृद्धि कर नहीं सकती थी, तो उनकी इनकम वही रही और जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, उनको फ़ायदा न हुआ। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। यानी जो उन्होंने भूमि में सुधार करने की बात, खेती में सुधार करने की बात की थी अंग्रेजों ने, वो किसी भी कॉस्ट पे जमींदार तैयार नहीं थे। उनको कोई रुचि नहीं थी कि वे उस भूमि में सुधार करें। वो जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी वो सब जमींदारों के हिस्से जा रही थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्ती की शुरुआत के साल में अपनी ज़मीन गंवा चुके थे और जो बच गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए बिना अपनी आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। ऐसी स्थिति में जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे। उन्हें ज़मीन में सुधार करने की कोई भी परवाह नहीं थी। ठीक है, दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देने लगी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो इतना ज़्यादा होता था कि ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित उनको नज़र ही नहीं आता था। लगान चुकाने के लिए जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो जितने भी महाजन होते थे, जो साहूकार होते थे, जो पैसा उधार देते थे, वे लोग क्या करते थे, उनसे जाकर कर्जा लेते थे। अगर वे लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें अपनी पुश्तनी जो ज़मीन होती थी, जो उनको अपने माता पिता से मिली है, उनको ज़मीन से क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। यहाँ पर एक बॉक्स में महल शब्द के बारे में बताया है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज़ों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों की समूह हुआ करती थी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, नई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से शुरू करी। आज के लिए इतना ही।